7 अगस्त को जब विश्वनाथ प्रताप सिंह ने मंडल कमीशन अमल करने का ऐलान किया था, उस ऐलान को 30 साल हो रहे हैं और 30 साल के मौके पर हम लोग ये कार्यक्रम ले रहे हैं और इसका रिव्यू कर रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं कि हम लोगों ने इस दौरान क्या हुआ और किस तरह से अदर बैकवर्ड क्लासेस के लोगों का इस्तेमाल करते हुए अदर बैकवर्ड क्लासेस के ही विरोध में अदर बैकवर्ड क्लासेस के लोगों का ही उपयोग किया, उनके विरोध में इस्तेमाल किया। ये जानकारी अदर बैकवर्ड क्लासेस के जो लोग हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, ओबीसी के लोग हैं, उन लोगों को जानकारी नहीं है। इसलिए इसके बारे में हम लोग आज कुछ जानकारी लेने देने की कोशिश करेंगे, जानकारी इसकी विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इसमें हम लोगों के साथ, ओबीसी के साथ में क्या हुआ। क्योंकि ये आरक्षण का विषय है और इसलिए इस विषय को समझने के लिए आरक्षण के इतिहास को थोड़ा जानना और समझना जरूरी है। ज्योतिराव फूले के द्वारा प्रशासन में हमारे लोगों को हिस्सेदारी होनी चाहिए, इसकी बात 19वीं शताब्दी समाप्त होने के पहले उन्होंने जो राजा भारत में आया था उसको लिखित रूप से मेमोरेंडम देने की कोशिश की। उस मेमोरेंडम में उन्होंने ये बात उठाने की कोशिश की और वहाँ से ये सिलसिला शुरू होता है। इसलिए वहाँ से हम इस बात को शुरुआत मानते हैं। 2 जुलाई 1902 को छत्रपति शाहू महाराज ने अपने संस्थान में, एकमात्र राजा का ये संस्थान था जिन्होंने हमारे लोगों को 50% आरक्षण का ऐलान किया था। ये हैरान करने वाली बात है कि एक राजा इस विषय पर पहल कर रहा था और उसके पास इतनी दूरदृष्टि थी, इतनी समझदारी थी और इसलिए उसने इस आरक्षण को 2 जुलाई 1950 को लागू किया था। तो ये जानकारी हमारे लोगों को होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे लोगों को इसकी जानकारी या अपने इतिहास की जानकारी नहीं होती है। जब उन्होंने ये ऐलान किया था तो सांगली में, जो कोल्हापुर को सटा हुआ जिला है अभी, वो पहले संस्थान था पटवर्धन का। पटवर्धन यानी ब्राह्मणों का संस्थान था और उस संस्थान से एक ब्राह्मण कोल्हापुर गया और कोल्हापुर जाने के बाद उन्होंने राजा को, छत्रपति शाहू महाराज को ये समझाया कि इससे आपका जो प्रशासन है वो कोलैप्स हो जाएगा और अकार्यक्षमता की वजह से ऐसा होगा, ये आपके संस्थान के लिए बहुत खतरनाक होगा। जब ये एक ब्राह्मण ने शाहू महाराज को ये बात समझाई तो शाहू महाराज ने उस ब्राह्मण को, जो वकील था, उसको लेकर गए जहाँ घोड़ों का तबेला था और वहाँ नौजवान और ताकतवर घोड़े अलग बांधे हुए थे और कमजोर घोड़े अलग बांधे हुए थे
और बीमार घोड़े भी अलग बांधे हुए थे और हरेक के मुंह को थैली लटकी हुई थी और उस थैली में चने लगे हुए थे। राजा ने अपने नौकरों को आदेश दिया कि ये घोड़े के मुंह को लगे हुए थैली और चने एक साथ एक जगह उंडेल दिए जाए और ऐसा ही उन लोगों ने किया। और फिर राजा ने कहा कि सारे घोड़े जो ताकतवर घोड़े हैं, नौजवान घोड़े हैं, कमजोर घोड़े हैं और बीमार घोड़े हैं, उन लोगों को एक साथ छोड़ दिया जाए। तो ऐसे ही हुआ। इसका परिणाम था कि जो नौजवान और ताकतवर घोड़े थे वो दौड़ते हुए चने के पास आए और वो चने खाने लगे। उसके पीछे जो कमजोर घोड़े थे वो पीछे खड़े रहे। तो एक तरफ वो खाते थे और पीछे से उनको लात मारते थे। और कमजोर घोड़ों के भी पीछे बीमार घोड़े थे, वो तो केवल देखने का काम कर रहे थे, उनको अपने हिस्से का चना नहीं मिल रहा था। जब वो ताकतवर और नौजवान घोड़ों ने वो सारा चना खा लिया तो राजा ने उस वकील को, जो ब्राह्मण था, उसको कहा अब ये जो कमजोर घोड़े हैं और बीमार घोड़े हैं उनको क्या किया जाए? उनको मरने दिया जाए? क्या उनको मरने दिया जाए या उनके हिस्से का चना उनको दिया जाए? वो वकील शर्मिंदा हो गया और शर्मिंदा होकर वहां से चला गया। उसको लगा कि राजा अपनी बात बहुत तर्कसंगत तरीके से अमल कर रहे हैं और उसके पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। जो सारे देश भर में आरक्षण का विरोध करने वाले जो लोग हैं, उन लोगों के लिए ये एक बहुत अहम उदाहरण है जिसको जानने और समझने की जरूरत है। दूसरी अहम बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब 1918 को साउथ बरो कमीशन भारत में आया, ये कांग्रेस के द्वारा ये मांग हो रही थी कि पॉपुलर गवर्नमेंट में, लोकप्रिय सरकार में भारतीय लोगों को प्रतिनिधित्व दिया जाए। तो अंग्रेजों ने उस पर गौर किया और प्रतिनिधित्व किस तरह से दिया जा सकता है उसके बारे में अभ्यास करके रिकमेंडेशन देने के लिए साउथ बरो कमीशन को कहा गया। जब साउथ बरो कमीशन भारत में आया तो छत्रपति शाहू महाराज ने भास्कर राव जाधव के द्वारा, जो उनके संस्थान में मराठा जाति के व्यक्ति थे और बहुत पढ़े लिखे हाईली एजुकेटेड व्यक्ति थे, बॉम्बे यूनिवर्सिटी में वो गोल्ड मेडल में पास हो गए थे, तो उसको छत्रपति शाहू महाराज ने साउथ बरो कमीशन के पास भेजा और कहा कि मराठा और बैकवर्ड क्लासेस के लोगों के लिए रिजर्वेशन की और प्रतिनिधित्व की मांग करो। तो वो गए और उसके साथ साथ बाबा साहब अम्बेडकर भी थे। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी 1918 को अपना रिटर्न मेमोरेंडम सबमिट किया। ये जो रिटर्न मेमोरेंडम उन्होंने सबमिट किया, उसमें उन्होंने जो ब्राह्मणेतर टर्मिनोलॉजी थी उसमें महत्वपूर्ण बदलाव किया। उस समय बाबा साहब अम्बेडकर की उम्र केवल 27 साल की थी और महत्वपूर्ण रिप्रेजेंटेशन की बात का मेमोरेंडम वो सबमिट कर रहे थे और अपने लोगों को कैसे अधिकार मिले इसके बारे में बहुत सतर्कता से उन्होंने वो सारा का सारा लिखित मेमोरेंडम तैयार किया था। आज भी वो पढ़ने लायक है। 27 साल के उम्र के व्यक्ति के द्वारा इस तरह की गहरी बात वहां प्रेजेंट करना, यह अपने आप में बहुत गहरी बात थी। उसके बाद उसके जब ये मांग की गई शाहू महाराज के कहने पर भास्कर राव जाधव और
बाबा साहब आम्बेडकर ने, तो उस समय कांग्रेस के सबसे बड़े नेता बाल गंगाधर तिलक थे। उन्होंने कर्नाटक में आज है जो कोल्हापुर के लगा हुआ संस्थान के साथ लगी हुई तहसील है, अभी कर्नाटक में बॉर्डर में है, वहां वो गए। उस समय वो तहसील नहीं थी, वो वहां गए, पब्लिक मीटिंग लिया और पब्लिक मीटिंग में बाल गंगाधर तिलक ने कहा तेली, तंबोली और कुनभटो को संसद में जाकर, विधिमंडल में जाकर क्या हल चलाना है, दर्जी को संसद में जाकर क्या कपड़े सिलाना है, तेली को संसद में जाकर क्या तेल निकालना है, और कुनभटो को संसद में जाकर क्या हल चलाना है। तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा इस तरह से हमारे लोगों का रिप्रेजेंटेशन के अधिकार का विरोध किया गया। इससे ये सिद्ध होता है कि तिलक के नेतृत्व में जो आजादी का आंदोलन चल रहा था, वो आंदोलन उनके आजादी का आंदोलन था और हमारे लोगों को उसमें रिप्रेजेंटेशन या अधिकार या स्वतंत्रता देने की बात शामिल नहीं थी। इससे ये बात सिद्ध होती है। 1919 को इस विरोध की वजह से फर्स्ट इंडिया एक्ट पास हुआ। उसमें शेड्यूल कास्ट उस समय नहीं कहा जाता था, बहिष्कृत या अनटचेबल शब्द बाबा साहब आम्बेडकर ने यूज किया था, और उन बहिष्कृत और अनटचेबल लोगों के लिए उस कानून में जो रिप्रेजेंटेशन की मांग संख्या के अनुपात में उन्होंने की थी, वो मानी नहीं गई। भास्करराव जाधव की भी बात को नहीं माना गया। तो केवल उन लोगों को नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेशन का अधिकार बहाल किया गया जो गवर्नर के द्वारा नॉमिनेट किया जाएगा। जब 1919 के कानून के द्वारा भारत में विधिमंडलों का गठन हुआ और ये गठन होने के बाद बाबा साहब अम्बेडकर को बॉम्बे काउंसिल पर नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेशन के तौर पर नॉमिनेट किया गया, अनटचेबल लोगों का, बहिष्कृत लोगों का प्रतिनिधि के तौर पर। उसके बाद उन्होंने 1924 को बहिष्कृत हितकारिणी सभा डिप्रेस क्लास इंस्टीट्यूट का गठन किया 24 को। उसके बाद 1927 को उस संगठन के द्वारा उन्होंने चौदार तालाब पर आंदोलन किया और इस आंदोलन के बदौलत बहुत बड़े पैमाने पर बाबा साहब अम्बेडकर के इस आंदोलन का मामला आगे बढ़ने लगा। तो इसी दौरान 1928 को अंग्रेजों ने ये घोषित किया, जैसे उन्होंने 1919 के कानून में घोषित किया था कि हर 10 साल बाद इसकी समीक्षा होगी। तो 10 साल बाद समीक्षा करने के लिए जब उन्होंने ऐलान किया कि साइमन कमीशन भारत में जाकर जो हमने भारतीय लोगों को अधिकारों का पहला हफ्ता बहाल किया, उस हफ्ते का क्या परिणाम हुआ और लोगों ने उसका कैसे उपयोग किया, उस बात को ध्यान में रखते हुए आगे क्या करना होगा, इस बात को ध्यान में रखते हुए रिकमेंडेशन देने के लिए साइमन कमीशन को कहा गया। और उसके साथ साथ अंग्रेजों ने यह भी घोषित किया कि 1919 को शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड क्लासेस के जो लोग हैं, जिन लोगों का दावा 1919 में माना नहीं गया, उन पर अभी विचार किया जाएगा। जब उन्होंने ऐसा ऐलान किया तो गांधी उस समय कांग्रेस के नेता हो गए थे, क्योंकि 1920 को बाल गंगाधर तिलक का मृत्यु हो गया था और गांधी जी कांग्रेस के नेता हो गए थे। और इस तरह से जब गांधी जी कांग्रेस के नेता हो गए तो गांधी जी ने, जब वो नेता हो गए तो 1928 को साइमन के विरोध में साइमन चले जाओ का आंदोलन शुरू कर दिया, क्योंकि गांधी जी को ये लग रहा था कि आजादी का आंदोलन तो हम हमारे लिए कर रहे हैं, मगर
अनटचेबल, बहिष्कृत और बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को अधिकार देने की साइमन कमीशन रिप्रेजेंटेशन देने की बात कर रहा है, ये नहीं होना चाहिए। इसलिए साइमन कमीशन के विरोध में सारे देश भर में यह आंदोलन शुरू किया। यह आंदोलन इतना उग्र था कि लाहौर पाकिस्तान में लाला लाजपत राय की छाती पर लाठी पड़ने से लाला लाजपत राय की इस आंदोलन में मृत्यु हो गई। इसका मतलब यह है कि हमारे हक और अधिकार के लिए इतना ज्यादा उग्र आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में चलाया जा रहा था। हमको ये पढ़ाया जाता है कि लाला लाजपत राय ने देश के आजादी के लिए प्राण दिया, मगर हम कहेंगे, अगर हमें इतिहास लिखने का अवसर मिला तो कहेंगे कि लाला लाजपत राय ने देश के आजादी के लिए नहीं बल्कि बहिष्कृत, अनटचेबल और बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को रिप्रेजेंटेशन देने के लिए लाला जी शहीद नहीं हुए बल्कि उन्होंने प्राण दिया। इतना उन लोगों ने हमारे हक और अधिकार का विरोध किया, ऐसे कहा जा सकता है। इस तरह से साथियों, हमारा इतिहास जो बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को हक और अधिकार की बात है, रिजर्वेशन की बात है, उस संबंध में ये जानना समझ बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसलिए जब गांधी जी ने इसका विरोध किया तो अंग्रेजों ने कहा कि ये सरकारी कमीशन है, इसलिए इस पर प्राइवेट लोग नहीं लिए जा सकते, क्योंकि गांधी जी ने कहा कि इस पर भारतीय प्रतिनिधित्व नहीं लिया गया। अंग्रेजों ने गांधी जी को आश्वासन दिया कि इसके जो भी रिकमेंडेशन होंगे उस पर तभी फैसला होगा जब आप लोगों की राय ली जाएगी। ऐसा आश्वासन देने के बाद गांधी जी ने अपना आंदोलन पीछे ले लिया। उसके बाद में 1930 को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का ऐलान हुआ तो बाबा साहब आम्बेडकर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाने के लिए जो नासिक में कालाराम मंदिर का सत्याग्रह था उसको उन्होंने स्थगित किया और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अटेंड करने के लिए गए, उनको बुलाया गया था। जब वो वहां गए तो गांधी जी वहां नहीं थे, इसलिए उसका कार्य चलता रहा, मगर जल्दी ही उसको समाप्त कर दिया गया, क्योंकि उसमें गांधी जी के एब्सेंट में कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता, इसलिए वो जल्दी समाप्त किया गया। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अंग्रेजों ने दोबारा गांधी जी को बुलाया। गांधी जी इस आशंका के साथ गए कि अगर इस बार मैं नहीं गया तो कहीं अंग्रेज लोग मेरे एब्सेंट में ही फैसला ना ले ले, इसलिए वो वहां चले गए। और जाने के बाद गांधी जी ने अनटचेबल लोगों के अधिकारों का विरोध किया, बहिष्कृत लोगों के अधिकारों का विरोध किया। बैकवर्ड क्लासेस के लोगों ने गांधी जी पर यकीन और विश्वास करते हुए गांधी जी को बैकवर्ड क्लासेस का मुद्दा उठाने के लिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कहा, मगर उन्होंने इस मुद्दे को नहीं उठाया। तो इस तरह से बैकवर्ड क्लास के साथ धोखाधड़ी हुई गांधी जी के द्वारा, और इस तरह से गांधी जी ने जब विरोध किया तो बाबा साहब आम्बेडकर ने गांधी जी का वहीं पर विरोध किया। और जब बाबा साहब आम्बेडकर ने विरोध किया तो गांधी जी को ऐसे लगा कि गांधी जी ने अंग्रेजों को कहा कि हम आजादी की मांग करने के लिए यहां आए हुए हैं, मगर हम आपस में ही लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, तो ये मीटिंग स्थगित किया जाए आज की, और भारतीय प्रतिनिधियों को आपस में सलाह मशवरा करने के लिए अवसर दिया जाए। तो अंग्रेजों ने ऐसा ही किया। रैमसे मैकडोनाल्ड प्रधानमंत्री थे, उन्होंने ऐसा किया। रात में मौलाना शौकत अली को गांधी जी ने अपने यहाँ खाना खाने के लिए बुलाया
मुसलमानों को खुश करने के लिए जो खाना खिलाना जरूरी था वो खिलाया। खाना खिलाने के बाद गांधी जी ने प्लेन पेपर उनके सामने रखा और कहा कि आप जो इसमें लिखना चाहते हैं लिख लो, सारी मांगे हमें मंजूर है। तो मौलाना शौकत अली ने गांधी जी को कहा कि गांधी जी, इस रहमदिली के बदले में हम मुसलमानों को क्या करना होगा? तो गांधी जी ने मौलाना शौकत अली को कहा कि डॉक्टर अंबेडकर ने जो मांगे मानी है सेपरेट इलेक्टोरेट की, उसका आप लोगों को विरोध करना होगा। तो मौलाना शौकत अली ने गांधी जी को कहा कि हम किसी का विरोध नहीं कर सकते, हम अपने अधिकारों की बात करेंगे। मौलाना शौकत अली को बात समझ में आई कि गांधी जी अनटचेबल, बहिष्कृत और मुसलमानों के बीच में झगड़ा लगाना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने इस चाल को विफल करने के लिए गांधी जी की बात मानने से इनकार कर दिया और वो सीधे बाबा साहब अम्बेडकर जहां रुके हुए थे वहां गए। जाने के बाद उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर को कह दिया कि गांधी जी ने ऐसे प्रस्ताव रखा था। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने गांधी जी के विरोध में बयान दिया कि गांधी जी हमारे लोगों के खिलाफ में इसी तरह का षड्यंत्र करते रहे तो हम लोग दुनिया के मंच पर गांधी जी को नंगा करेंगे, और इसलिए हमारा अनुरोध है गांधी जी को कि गांधी जी हमारे विरोध में षड्यंत्र करने से विरत रहे तो ज्यादा बेहतर होगा। तो ये बयान बाबा साहब अम्बेडकर ने वहां के पत्रकारों को सुनाया। दूसरे दिन अखबार में ये बात छपकर आई। गांधी जी ने भारत के आए हुए सभी प्रतिनिधियों को वार्ता करने के लिए मीटिंग स्थगित करवाई थी, मगर केवल मुसलमानों से वार्ता किया और षड्यंत्र करने की कोशिश की। उसके बाद गांधी जी ने किसी प्रतिनिधियों से वार्ता नहीं की, अनटचेबल और बहिष्कृत लोगों से वार्ता नहीं की। और दूसरे दिन जब मीटिंग शुरू हुई तो रैम से पेट्रोडाल प्रधानमंत्री ने गांधी जी को पूछा, गांधी जी आप आपस में सलाह मशवरा करके आम राय बनाना चाहते थे, तो क्या आपका कंसेंसस आम राय बन गई है? तो गांधी ने कहा नहीं। तो इस तरह से फिर अंग्रेजों ने अपना फैसला सुना दिया कि एक लवाद मंडल नियुक्त किया जाएगा, विवाद करने वाले लोगों के मुद्दों पर लवाद अपना निर्णय देगा। ऐसा ऐलान करने के बाद मीटिंग बर्खास्त हो जाती है। उसके पहले गांधी जी उस पर साइन करते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर ने उस पर साइन करने से इनकार कर दिया। 17 अगस्त 1932 को कम्युनल अवार्ड लवाद ने घोषित कर दिया और बाबा साहब अम्बेडकर की सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग मंजूर कर दी गई। ये भारत के 2-2.5 साल के इतिहास में जिन अछूतों को ब्राह्मणों ने गुलाम बनाकर रखा था, उन अछूतों को बाबा साहब अम्बेडकर 17 अगस्त 1932 को ब्राह्मणों के गुलामी से आजाद करने में सफल हो गए थे, क्योंकि सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब था कि अब अछूतों के भविष्य का फैसला ब्राह्मण नहीं लेंगे, अछूतों के भविष्य का फैसला अछूत लेंगे। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने अंग्रेजों से मनवा लिया। परिणाम था अछूत 17 अगस्त 1932 को आजाद हो गए। गांधी जी 15 अगस्त 47 को आजाद हो गए। बाबा साहब अम्बेडकर 15 साल पहले अछूतों को ब्राह्मणों के गुलामी से आजादी हासिल करने में कामयाब हो गए थे, क्योंकि ज्योतिराव फुले ये सोचते थे कि ब्राह्मणों के आजादी का आंदोलन चल रहा है, इससे केवल ब्राह्मण आजाद होंगे, शूद्र अति शूद्र आजाद नहीं होंगे, हमें अपनी आजादी अलग से हासिल करनी होगी। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने अछूतों की आजादी हासिल की थी और उस आजादी को हासिल करने के बाद बैकवर्ड क्लास यानी वर्णा से स्तब्ध जो शूद्र है उसको आजाद करने के मुद्दों को
वो टेकअप कर सकते थे और अपने जो ब्राह्मणेतर आंदोलन है, जो सत्यशोधक आंदोलन है, उन लोगों को भी मदद कर सकते थे। ये ताकत होने के आधार पर मदद कर सकते थे। ये बात बहुत महत्वपूर्ण थी। मगर बैकवर्ड क्लासेस के लोगों ने जब इस मुद्दे पर गांधी जी ने इसके विरोध में आमरण अनशन किया तो बैकवर्ड क्लासेस के लोगों ने गांधी जी का साथ दिया। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने बैकवर्ड क्लास के लोगों को कहा कि आप अगर मेरा विरोध करते हैं, गांधी जी का समर्थन करते हैं, तो आप गांधी जी के सामने कोई प्रस्ताव रखो, अपनी मांगे रखो। मैं आपकी मांगों का समर्थन करता हूं, आप मेरी मांगों का समर्थन करो। मगर बैकवर्ड क्लास के लोगों ने अछूतों को जो अधिकार मिल गए थे उसके विरोध में गांधी जी का समर्थन किया और उसके बदले में गांधी जी से कुछ भी नहीं मांगा। ये जो बैकवर्ड क्लास के लोगों ने किया, ये बैकवर्ड क्लास के लोगों के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक साबित हुआ। यदि उस समय बाबा साहब अम्बेडकर को याद आया होगा कि यदि छत्रपति शाहू महाराज जीवित होते तो निश्चित रूप से सही किस्म का फैसला ले सकते थे, और सही किस्म का फैसला लेने का मतलब ये था कि वो अछूतों के सेपरेट इलेक्टेड का समर्थन कर सकते थे और बैकवर्ड क्लासेस के लिए अलग से अधिकार हासिल करने का आंदोलन कर सकते थे। इसकी अंदरूनी तैयारी वो कर रहे थे। ये एक बड़ी वजह थी जिसकी वजह से छत्रपति शाहू महाराज की हत्या की गई। ऐसा एक गुप्त रिपोर्ट अंग्रेजों ने, भारत के अंग्रेजों ने लंदन को भेजा था और उसकी कॉपी अभी हमारे पास में है। हमने वो हासिल किया है और रिकॉर्ड हमारे पास है। इस सबूत के आधार पर यह बात हम आपको कह रहे हैं, क्योंकि बहुत कम उम्र में शाहू महाराज का अस्वाभाविक रूप से मृत्यु हुआ। जैसे शिवाजी महाराज का हुआ था, ऐसा ही षड्यंत्र उन्होंने उनके साथ किया। तो इस तरह से साथियों, ये सोचने और विचार करने की बात है, विचार करने जैसे बात है। बाद में गांधी जी ने जो आमरण अनशन किया, उस जबरदस्ती का वजह से 24 सितंबर 1932 को गांधी पूना पैक्ट थोपने में कामयाब हो गए। और जब वो पूना पैक्ट थोपने में कामयाब हो गए तो पूना पैक्ट में जॉइंट इलेक्टेड दे दिया गया। जॉइंट इलेक्टेड 1935 के कानून के तहत लागू हुआ। 37 में प्रोविंशियल गवर्नमेंट का चुनाव हुआ और उसमें गांधी जी ने बाबा साहब अम्बेडकर को वादा किया था कि ये अनटचेबल लोगों की सीटें है जॉइंट इलेक्टोरेट। ये जॉइंट इलेक्टोरेट जो है इसमें कांग्रेस हस्तक्षेप नहीं करेगी। मगर गांधी जी ने 37 के चुनाव में ये हस्तक्षेप किया और वादा नहीं निभाया। बाबा साहब अम्बेडकर को समझ में आया कि गांधी एक षड्यंत्र करने का काम कर रहे हैं। इससे ये बात सिद्ध होती है। आज हैरान करने वाली बात है, 2014 के चुनाव में 76 लोकसभा की सीटें, 283 सीटें बीजेपी की चुनकर आई थी। उसमें 76 सीटें बीजेपी की चुनकर आई थी। अगर ये माइनस कर दिया जाए तो बीजेपी की सेंट्रल गवर्नमेंट में गवर्नमेंट नहीं बन सकती थी। ये बात इस उदाहरण से सिद्ध होती है। इससे ये भी सिद्ध होता है कि जो मरा हुआ गांधी है वो गांधी आरएसएस को मजबूत करने का काम कर रहा है। जॉइंट इलेक्टेड के द्वारा ये बात सिद्ध होती है। ये बात बहुत सारे लोगों को और तमाम बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को जानने की, समझने की जरूरत है। और एक महत्वपूर्ण बात है, उसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर ने ये सोचा कि जॉइंट इलेक्टेड से, उनका ये मानना था कि जॉइंट इलेक्टेड से उन्होंने ये कहा है, लिख के रखा, व्हाट गांधी एंड कांग्रेस हैव अडन टू अनटचेबल में उन्होंने ये लिख के रखा और उसमें उन्होंने कहा कि इससे स्टूज, टूल और एजेंट पैदा होते हैं।
एजेंट का मतलब है दलाल और बड़वे, टूल का मतलब है औजार जो उनके ही खिलाफ उनके ही लोगों का इस्तेमाल किया जा सकता है, और स्टूज का मतलब है पिट्ठू, पिछलग्गू, चमचा। तो इस तरह से ये बाबा साहब आम्बेडकर का कहना है व्हाट गांधी एंड कांग्रेस हैव डन टू अनटचेबल, और गांधी एंड इमेंसिपेशन ऑफ अनटचेबल के अलावा स्टेट्स एंड माइनॉरिटी जो उन्होंने संविधान सभा को सुपुर्द किया था, ये दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, जिसके आधार पर यह बात मैं आप लोगों को कह रहा हूं। कोई काल्पनिक बातें नहीं कह रहा हूं। तमाम बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को यह इतिहास जानने और समझने की जरूरत है। और इस तरह से उसके बाद बाबा साहब आम्बेडकर ने 19 जुलाई 1942 को नागपुर में सारे देश के बहिष्कृत और अनटचेबल लोगों का राष्ट्रीय अधिवेशन बुलाया। सारे देश के लगभग 75,000 लोग, जिसमें 25,000 महिलाएं उपस्थित थी, ऐसा इतना विशाल अधिवेशन नागपुर में लिया। जब इतना विशाल अधिवेशन लिया तो इस अधिवेशन चल ही रहा था, तो अंग्रेजों ने वाइसराय काउंसिल पर बाबा साहब आम्बेडकर को लेबर मिनिस्टर के तौर पर नॉमिनेट किया, और उनके साथ साथ लेबर मिनिस्ट्री के साथ साथ उनको उन्होंने सिंचाई विभाग दिया, बिजली विभाग दिया, CPWD का विभाग दिया, जिसके तहत सारे देश भर में रोड और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करने का काम किया जाता था। 4 मंत्रालय का कार्यभार बाबा साहब आम्बेडकर को दिया गया। ये देखकर गांधी जी को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। उन्होंने सोचा कि जिस आम्बेडकर को मैंने 1932 को पराजित किया था, वो आम्बेडकर पूरे शक्ति के साथ दोबारा ताकतवर बनकर उभर कर आ गए। जब बाबा साहब आम्बेडकर को उन्होंने इतना ताकतवर होते हुए देखा, तो उनको लगा कि अंग्रेज लोग इसी तरह से शूद्र और अतिशूद्रों को अधिकार देकर ताकतवर बना सकते हैं, शक्तिशाली बना सकते हैं। तो इसलिए जल्दी से जल्दी अंग्रेजों को भगाना होगा, और अगर मैं अहिंसा के आधार पर अंग्रेजों को भगाने का आंदोलन करता हूं, तो अंग्रेजों के नाक पर बैठी हुई मक्खी भी उड़ने वाली नहीं है। इसलिए मुझे अहिंसा का त्याग करना होगा और हिंसा का सहारा लेना होगा। ये गांधी जी ने सोचा, और सोचकर 9 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक मैदान पर जो कांग्रेस के महासमिति की मीटिंग हुई, उस मीटिंग में गांधी जी ने क्विट इंडिया आंदोलन शुरू कर दिया, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कर दिया, और उसमें स्लोगन दिया डू और डाई, करो या मरो। गांधी जी ने हिंसा करने का आदेश दिया। तो बाबा साहब आम्बेडकर ने जनता नाम के अखबार में एक आर्टिकल लिखा, उसका टाइटल था अच्छा हुआ, मराठी में लिखा था बरे झाले महात्मा मेरा आणि माणूस शिल्लक राहिला। उसका ट्रांसलेशन हिंदी में ये है, अच्छा हुआ महात्मा मर गया और इंसान बचा रहा। इसका मतलब ये है, अहिंसा कहते कहते गांधी जी महात्मा हो गए थे, मगर अभी उन्होंने अहिंसा का त्याग कर दिया और हिंसा स्वीकार किया, हिंसा करना स्वीकार किया। तो अच्छा हुआ महात्मा मर गया और आदमी बचा रहा, और इस आदमी ने हिंसा करने का ऐलान किया। तो राष्ट्रव्यापी हिंसा हुई। अंग्रेजों ने राष्ट्रव्यापी जब हिंसा हुई तो गांधी जी को अरेस्ट किया गया और कांग्रेस के नेताओं को अरेस्ट किया गया, और इस तरह से हिंसा किया गया। तो अरेस्ट किया गया, जेल में डाल दिया गया। जेल से अंग्रेजों ने गांधी जी ने जेल से अंग्रेजों को चिट्ठी लिखी कि आप हमें आजादी देने की बात कर रहे थे, तो क्या हुआ? तो लॉर्ड वेवेल ने गांधी जी के लेटर का जवाब दिया और कहा
कि हम देने के लिए तैयार हैं, मगर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब और जो माइनॉरिटी के लोग हैं, क्या आप उनको कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड, संवैधानिक सुरक्षा कवच संविधान में देने के लिए तैयार हैं? तो गांधी जी ने लिखित जवाब दिया, बिल्कुल नहीं। तो ये बिल्कुल नहीं वाले जो सारा पत्र व्यवहार था, लॉर्ड वेवेल जो उस समय गवर्नर जनरल थे, उन्होंने वो सारा पत्र व्यवहार अखबार वालों को दे दिया। इसके परिणाम स्वरूप बैरिस्टर जीना को मालूम हो गया कि गांधी जी हम लोगों को, मुसलमानों को कुछ नहीं देना चाहते, माइनॉरिटी को कुछ नहीं देना चाहते, और इतना ही नहीं, वो इनको भी कुछ नहीं देना चाहते, बहिष्कृत और अनटचेबल लोगों को भी कुछ नहीं देना चाहते। ये बाबा साहब अम्बेडकर को भी मालूम हो गया। तो लॉर्ड वेवेल ने रेडियो पर अपना स्पीच दिया और कहा कि जब हम भारत छोड़कर जाएंगे तो हिंदुओं को और मुसलमानों को, माइनॉरिटी को, और उसके साथ साथ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोगों को अलग से अधिकार देकर जाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड देकर जाएंगे। ये उन्होंने ऐलान किया था और वो रेडियो का स्पीच का रेफरेंस बाबा साहब अम्बेडकर ने वर्ल्ड गांधी एंड कांग्रेस ऑफ डन टू अनटचेबल में दिया हुआ है। ये हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट के आधार पर सारी बातें मैं आप लोगों को बता रहा हूं। उसके बाद 1943 को 8.33% रिजर्वेशन बाबा साहब अम्बेडकर ने सेंट्रल सर्विसेज में सारे देश भर में लागू किया। ये जो 8.33% 43 में लागू किया, इसी के तहत के.आर. नारायणन केरला से आईएफएस हो गए थे, जो बाद में राष्ट्रपति हो गए भारत के। तो इस तरह से ये एक महत्वपूर्ण बातें बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन के द्वारा दिखाई देती है। आगे महत्वपूर्ण घटनाक्रम दिखाई देता है। क्रिप्स मिशन आता है, वो फेल हो जाता है। चर्चिल लंदन में प्रधानमंत्री है, वो क्रिप्स फेल हो जाता है। उसके बाद क्रिप्स के साथ डायलॉग करने के लिए कांग्रेस के नेताओं को छोड़ दिया जाता है। उसके बाद में अंग्रेज लोग अपने लेवल पर एक निर्णय लेते हैं कि 2 सितंबर 1946 को इंटरिम गवर्नमेंट बनाया जाता है। वो इंटरिम गवर्नमेंट में कांग्रेस के जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया जाता है और लियाकत अली को फाइनेंस मिनिस्टर बनाया जाता है, और अनटचेबल लोगों के तरफ से जगजीवन राम को प्रतिनिधित्व दिया जाता है और बाबा साहब अम्बेडकर को प्रतिनिधित्व देने से इनकार कर दिया जाता है कांग्रेस के द्वारा। और इस तरह से साथियों, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और जब बाबा साहब अम्बेडकर ये सारा प्रयास कर रहे थे और हमारे लोगों को हक और अधिकार देने की बात कर रहे थे, तो उसको सैबोटेज करने के लिए, कमजोर करने के लिए कांग्रेस के ब्राह्मणों ने जगजीवन राम का इस्तेमाल करने का प्लान बनाया। ये हिस्टोरिकल फैक्ट मैं आप लोगों के सामने बता रहा हूं। ये सारा डॉक्यूमेंट्री है, इसे समझने की जरूरत है। और लोग अभी समझ रहे हैं इस बात को कि ये बाबा साहब अम्बेडकर को सैबोटेज करने के लिए जगजीवन राम का इस्तेमाल किया गया था। साथियों, उसके बाद जब चुनाव घोषित हुआ और चुनाव घोषित होने के बाद संविधान सभा के लिए चुनाव घोषित किया गया, इंटरिम गवर्नमेंट जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में थी। जब चुनाव घोषित किया गया तो चुनाव घोषित होने के बाद बंगाल के बैरिस्टर जोगेंद्रनाथ मंडल ने बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान सभा में चुनकर जाने के लिए बंगाल में बुलाया।
और बंगाल से बाबा साहब आम्बेडकर चुनकर गए। जब वो वहां से चुनकर गए तो गांधी जी को बहुत गुस्सा आया कि एक अकेला आदमी डॉक्टर आम्बेडकर संविधान सभा में हमारे मंसूबों पर पानी फेर सकता है, और इस वजह से ये एक बहुत बड़ा खतरा उन्होंने देखा, और इस खतरों को खत्म करने के लिए गांधी जी ने अपनी योजना बनाने का प्लान बनाया। उन्होंने नेहरू और पटेल को, लॉर्ड वेवेल को जाने के बाद माउंटबेटन जब गवर्नर जनरल बनकर आए तो गवर्नर जनरल को जाके मिले और कहा कि हम लोग, आप जो पाकिस्तान बनाना चाहते हैं वो उसके लिए हमारा समर्थन है। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ और जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का प्रस्ताव रखा। उसमें SC ST और OBC के लिए रिजर्वेशन देने का प्रावधान किया गया ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में। ऐसा जवाहरलाल नेहरू ने क्यों किया? क्योंकि वो मुसलमानों के तरफ से जो बातें हो रही थी वो बहुत अहम बात थी, उसको जानने और समझने की जरूरत है कि बाबा साहब आम्बेडकर के द्वारा ये जो बातें, ये जो लड़ाई, ये जो संघर्ष किया जा रहा था, वो संघर्ष अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण था। इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये बात मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। जब मुसलमानों का अलग से देश मांगने का आंदोलन शुरू हुआ बड़े पैमाने पर, और जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन करने का प्लान बनाया, तो गांधी और नेहरू ने सोचा कि यदि हम वैश्य और ब्राह्मण मिलकर संगठित मुसलमानों का विरोध करते हैं तो हम लोग कामयाब नहीं हो सकते। संगठित मुसलमानों का विरोध करने के लिए हमें बैकवर्ड क्लासेस को कांग्रेस के साथ रखना होगा, और कांग्रेस के साथ रखने के लिए बैकवर्ड क्लासेस के लिए ये प्रस्ताव इसी वजह से नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में दिया। उसके बाद में जब नेहरू और पटेल माउंटबेटन को जाकर मिले और कहा कि हम पाकिस्तान बनाने के लिए राजी है, जब दूसरे दिन अखबार में खबर छपी तो ये सारी योजना गांधी जी ने बनाकर दी थी। तो दूसरे दिन जब अखबार में खबर छपी तो गांधी जी ने ऐलान किया कि मैं अपने शरीर के टुकड़े हो सकते हैं, मेरे शरीर के टुकड़े हो सकते हैं, मगर भारत के टुकड़े नहीं होने दूंगा। ऐसा ऐलान गांधी जी ने किया। जब ऐसा ऐलान किया तो माउंटबेटन ने नेहरू को बुलाया और पूछा कि नेहरू जी, आप लोग जब मिलकर आए थे तो क्या गांधी जी से सहमति लेकर नहीं आए थे? तो नेहरू ने कहा कि वो जाने दीजिए, ये जो गांधी जी का विरोध है, ये गांधी जी के विरोध को आपको समझना होगा और गांधी जी की भी सहमति हासिल करनी होगी। तो माउंटबेटन ने जवाहरलाल को पूछा कि कैसे सहमति हासिल कर सकते हैं, कि कहा वार्ता कर लो। माउंटबेटन ने गांधी जी को लेटर लिखा। लेटर मिलते ही गांधी जी ने मौलाना आजाद को बुलाया और कहा कि ऐसा लेटर आया है और उस लेटर के तहत मुझे बुलावा आया है, यदि मैं पाकिस्तान बनाने का विरोध करूं तो मौलाना आजाद जी आप किसका साथ दोगे? मौलाना आजाद ने कहा कि मैं आपका साथ दूंगा। जब
मौलाना ने गांधी जी का साथ देने का वादा किया तो गांधी जी अकेले ही मिलने के लिए माउंटबेटन को मिलने के लिए वर्तमान राष्ट्रपति भवन में गए। जाने के बाद दो ही व्यक्ति थे, वहां एयर कंडीशन लगा हुआ था, तो गांधी जी के कमर के ऊपर कोई कपड़ा नहीं था, तो उनको थोड़ी देर में ठंडी लग गई। माउंटबेटन की बीवी आई, उन्होंने गरम शाल गांधी जी को लपेट दी। वो लपेटा हुआ फोटो मेरे पास अभी भी अवेलेबल है। गांधी जी और माउंटबेटन दो ही लोग चर्चा करने के लिए थे, कोई तीसरा आदमी नहीं था। इसलिए दोनों के बीच में क्या वार्ता हुई इसका कोई पता नहीं चला। जब वार्ता समाप्त होने के बाद गांधी जी बाहर आए तो मौलाना आजाद ईगरली यानी उत्सुकता से गांधी जी की राह देख रहे थे। आते ही गांधी जी को पूछा, गांधी जी क्या हुआ? तो गांधी जी ने मौलाना आजाद को निर्विकार भाव से जवाब दिया कि मैं पाकिस्तान बनाने को सहमति देकर आ रहा हूं। यह सुनकर मौलाना आजाद को चक्कर आया। ये बात इंडिया विंस फ्रीडम में मौलाना आजाद ने लिख कर रखी। मौलाना आजाद को लगा कि कैसे अजीब आदमी है, मेरी सहमति लेकर गया कि मैं भारत का विभाजन का विरोध, पाकिस्तान बनाने का विरोध करूंगा, तो आप किसका साथ दोगे? मैंने साथ देने का वादा किया। फिर भी पाकिस्तान का समर्थन करके गांधी जी वापस आ गए। जब ये उन्होंने सुना तो उनको चक्कर आया। ये उन्होंने लिख कर रखा इंडिया विंस फ्रीडम में। और बाद में इंडिया विंस फ्रीडम के जो 30 पेज है, जो भारत के टुकड़े करने की जो साजिश गांधी और नेहरू के द्वारा हुई, उसके बारे में मौलाना आजाद ने इंडिया विंस फ्रीडम में बहुत कुछ लिखा और कहा कि ये 30 पेज मेरे मृत्यु के 30 साल बाद इसको दोबारा छाप देना। बाद में जब छापने का समय आया तो कांग्रेस के लोग सतर्क थे। उन्होंने मौलाना आजाद के रिश्तेदारों को साथ में लेकर वो 30 पेज रफा दफा कर दिए। मगर पता चला कि वो 30 पेज पाकिस्तान में भी उपलब्ध थे। वो सारा षड्यंत्र उसके अंदर दिया हुआ है। तो इस तरह से साथियों, ये एक महत्वपूर्ण बात है जो गांधी जी के संबंध में बताया जाना और बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को जानना और समझना बहुत जरूरी है। जब गांधी जी पाकिस्तान बनाने के लिए सहमत हो गए तो गांधी जी ने कांग्रेस महासमिति की, कार्य समिति की नहीं, महासमिति की मीटिंग बुलाई। कार्य समिति में बहुत कम लोग थे, महासमिति में 172 लोग थे। तो 157 वर्सेस 15 वोटों से गांधी जी ने यह प्रस्ताव पारित किया और पारित करने के बाद ये प्रस्ताव गांधी जी ने माउंटबेटन को भेजा। भेजने के बाद माउंटबेटन ने सोचा कि गांधी जी और मेरे बीच में जो गुप्त समझौता हुआ उसको गांधी जी ने पालन करने वाला प्रस्ताव भेज दिया। उसके बाद उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर को कम्युनिकेट किया और कहा कि हम लोगों ने आपको जो वादा किया था वो वादा पूरा नहीं होगा। जो लॉर्ड वेवेल ने रेडियो पर स्पीच दिया था वो वादा निभाने से माउंटबेटन ने इनकार कर दिया। अब जो डाटा अवेलेबल है उसके आधार पर गांधी जी की और माउंटबेटन की क्या वार्ता हुई है, इन कड़ियों को अगर जोड़ दिया जाए तो क्या वार्ता हुई होगी इसका अनुमान लगाया जा सकता है। तो गांधी जी ने माउंटबेटन को कहा होगा कि बताइए आपने क्यों बुलाया। तो माउंटबेटन ने गांधी जी को कहा होगा कि मैं चाहता हूं कि मुसलमानों को अपना हिस्सा मिल जाए, हिंदुओं को अपना हिस्सा मिल जाए और दोनों लोग शांति से राज करें। इस बात को जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल ने समर्थन दे दिया है और समर्थन दे दिया है। तो मैं चाहता हूं
आप भी समर्थन दे दें। तो गांधी जी ने माउंटबेटन को कहा होगा, कड़िया जोड़ते हुए बता रहा हूं, कहा होगा कि ऐसा होने से तो जवाहरलाल प्रधानमंत्री बनेंगे और सरदार पटेल डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, मगर मुझे क्या मिलेगा। तो माउंटबेटन ने गांधी जी को पूछा होगा, गांधी जी आपको क्या चाहिए? अगर मेरे ताकत में, मेरे शक्ति में है तो मैं जरूर आपकी बात मान लूंगा। गांधी जी ने कहा होगा आपकी ताकत में है, आपके शक्ति में है। कहा कि मेरे शक्ति में क्या है आप बताइए। तो गांधी जी ने बताया होगा कि आपके पहले जो लॉर्ड वेवेल गवर्नर जनरल थे, उन्होंने रेडियो पर एससी और एसटी के लोगों को सेपरेट लोकेटेड देने का वादा किया था। तो ये वादा यदि आप लोग निभाने से इनकार कर देते हो आजाद भारत में, संविधान में, तो मुझे पाकिस्तान मंजूर करने के लिए कोई इतराज नहीं होगा। भारत के टुकड़े को मंजूरी देने के लिए मुझे कोई इतराज नहीं होगा। तो माउंटबेटन ने सोचा होगा कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोगों का मामला बाद में हल कर लेते हैं, पहले इस मामले को हल कर लेते हैं जो बड़ी समस्या है। इस बात को ध्यान में रखते हुए जब माउंटबेटन ने बाबा साहब आम्बेडकर को कम्युनिकेट किया, तो बाबा साहब आम्बेडकर सीधे लंदन गए और लंदन में एक बहुत बड़ा चेंज हुआ था। चर्चिल वर्ल्ड वार में जीत हासिल करने के बाद भी चुनाव नहीं जीत पाए और मजदूर की पार्टी क्लेमेंट एटली चुनाव जीत गए। तो बाबा साहब ने उस पार्टी के लोगों को संपर्क करने की कोशिश की, मगर उन्होंने उस बात को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि 48 को हम भारत छोड़कर चले जाएंगे। और उसके बाद में बाबा साहब आम्बेडकर बहुत कोशिश करते रहे, विरोधी पार्टी के नेता चर्चिल को वो मिले, मगर चर्चिल ने कहा मैं अभी प्रधानमंत्री नहीं हूं, विरोधी पार्टी का नेता हूं, इसलिए मैं आपकी बात पार्लियामेंट में उठा सकता हूं, मगर मेरे हाथ में अब कोई अधिकार नहीं है। इस तरह से जब बाबा साहब आम्बेडकर को कहीं से कोई हाथ लगता हुआ दिखाई नहीं दिया, तो बाबा साहब आम्बेडकर बॉम्बे वापस आ गए और उन्होंने एक बहुत बड़ा रणनीतिक बयान दिया। और उस बयान में उन्होंने कहा कि यदि जो बनने वाला संविधान है वो संविधान हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड अगर हम लोगों को नहीं देते हैं, तो हम ऐसे किसी संविधान को मान्यता देने के लिए मजबूर नहीं है, मान्यता नहीं देंगे। जब ये बयान आता है, तो बयान आने के बाद जवाहरलाल नेहरू माउंटबेटन को मिलते हैं और पूछते हैं कि डॉक्टर आम्बेडकर ने संविधान को मान्यता देने के लिए इनकार कर दिया, तो इसका क्या परिणाम होगा। कहा इसका परिणाम होगा कि क्या परिणाम होगा, ये ट्रांसफर ऑफ पावर करने के लिए अवरोध खड़ा हो जाएगा। तो इसका उपाय क्या है। माउंटबेटन ने कहा डॉक्टर आम्बेडकर के साथ समझौता कर लो। तो जवाहरलाल नेहरू बाबा साहब आम्बेडकर के साथ समझौता करने के पहले गांधी जी को मिले और गांधी जी को कहा कि ऐसा ऐसा माउंटबेटन का सलाह है कि आम्बेडकर से समझौता कर लो। गांधी जी ने नेहरू को कहा आम्बेडकर के साथ समझौता करने का मतलब है, आप जानते नहीं हैं नेहरू जी, 1932 को पूना पैक्ट के पहले मैं मरते मरते बच गया था, इसलिए आम्बेडकर के साथ समझौता करना इतना आसान काम नहीं है। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि आपको सतर्क रहना जरूरी है। तो नेहरू ने गांधी जी को कहा कि क्या करना होगा। तो गांधी जी ने ये सोचा, विचार किया कि यदि आम्बेडकर की संविधान को मान्यता लेनी है,
उसके बगैर ट्रांसफर ऑफ पावर में रुकावट पैदा होगी। तो अंबेडकर की मान्यता लेना है संविधान को, तो ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन अगर डॉक्टर अंबेडकर को बना दिया जाता है तो डॉक्टर अंबेडकर की सहमति संविधान को मिल जाएगी और ट्रांसफर ऑफ पावर का मामला हल हो जाएगा। जहां तक डॉक्टर अंबेडकर की मांगे कितनी मानना है कितनी नहीं मानना है, ये जो बातें हैं ये बातें संविधान सभा में हमारा बहुमत है और हमारा बहुमत है तो हम डिसाइड करेंगे। बाद में पाकिस्तान बनने का ऐलान हुआ और 14 अगस्त 47 को पाकिस्तान बना, तो बाबा साहब आम्बेडकर की सदस्यता खुलना, जसोर, बोरीसाल और फरीदपुर ये एरिया गांधी और नेहरू ने पाकिस्तान को दे दिया। और इससे क्या हुआ कि भारत के अंदर जो संविधान सभा थी दो हिस्सों में बढ़ गई। एक संविधान सभा पाकिस्तान गई, एक संविधान सभा भारत में रही। और इस तरह से जो भारत में संविधान सभा रही, उस संविधान सभा में बाबा साहब आम्बेडकर की सदस्यता पाकिस्तान चली गई। वो एरिया पाकिस्तान दिया गया, खुलना, जसोर, बोरीसाल और फरीदपुर। और इसकी वजह से बाबा साहब आम्बेडकर सदस्यता विहीन हो गए। मगर समझौते के तहत बाबा साहब आम्बेडकर को गांधी कांग्रेस को समझौता करना पड़ा और समझौते के तहत बाबा साहब आम्बेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। और चेयरमैन बनाने के बाद बाबा साहब आम्बेडकर ने 395 आर्टिकल का संविधान लिखने का प्रयास किया। इस लिखने के प्रयास में शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब को 15%, 7.5% शेड्यूल ट्राइब को आरक्षण देने के बाद उन्होंने बैकवर्ड क्लासेस का मुद्दा टेकअप करने का विचार किया। जब उन्होंने ये टेकअप करने का विचार किया तो ये बात एक विचारणीय मुद्दा था कि नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में बैकवर्ड क्लासेस को रिजर्वेशन देने का वादा किया था, मगर मुसलमानों से भिड़ाने के लिए वादा किया था। जब नेहरू ने देखा, गांधी ने देखा कि 14 अगस्त 47 को पाकिस्तान बन गया है, इसलिए 27 अगस्त 47 को गांधी और कांग्रेस ने ओबीसी को दिया हुआ रिजर्वेशन का प्रस्ताव पीछे ले लिया। जब ये प्रस्ताव पीछे लिया तो पीछे लेकर इन्हें देने का लिखित प्रस्ताव है और पीछे लेने का भी लिखित प्रस्ताव है, और ये षड्यंत्र गांधी और नेहरू के द्वारा बैकवर्ड क्लासेस के साथ किया गया। ये बात हमको समझने की और जानने की बहुत ज्यादा जरूरत है। बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को जानने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये इतिहास उन लोगों को पता नहीं है। उसके बाद में संविधान सभा में जब चुनाव हुआ था तो गांधी और नेहरू ने बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को कोई टिकट नहीं दिया। जो 2-4 सदस्य थे भी तो वो पंजाब राव देशमुख और गीताचारी यवतमाल से और अमरावती से पंजाब राव बैरिस्टर पंजाब राव देशमुख और हुकुमचंद या हुकुम सिंह जो पंजाब से अकाली दल से चुनकर गए थे। ये 3 लोग थे जो बैकवर्ड क्लासेस के थे। तो ये जो बैकवर्ड क्लासेस के लोग थे, इनको बाबा साहब आम्बेडकर ने अपने घर में खाना खाने के लिए बुलाया। वो इसलिए बुलाया क्योंकि कांग्रेस के लोगों ने बाबा साहब आम्बेडकर को कहा कि आप शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की बात करो, आपको बैकवर्ड क्लासेस की बात करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि आप बैकवर्ड क्लासेस के नहीं हैं। गांधी जी बैकवर्ड क्लास के प्रतिनिधि है, इसलिए गांधी जी बात करेंगे। तो इस तरह से बाबा साहब आम्बेडकर को बैकवर्ड क्लास की तरफ से बात करने के लिए रोका गया। तो बाबा साहब आम्बेडकर ने पंजाब राव देशमुख, गीताचारी और ये जो
हुकुमचंद इनको अपने घर में खाना खाने के लिए बुलाया और खाना खाने के दौरान बाबा साहब आम्बेडकर ने खाना खाने के बाद कहा कि आप लोग बैकवर्ड क्लासेस के हो, संविधान सभा में प्रतिनिधि हो, तो आप बोलते क्यों नहीं हो? तो गीताचारी जो यवतमाल से चुनकर आए थे उन्होंने कहा कि क्या बोले, क्या कि आप संविधान सभा में बैकवर्ड क्लासेस के लिए कुछ मांग करो। तो गीताचारी ने कहा कि ये गांधी नेहरू जो धोखेबाज लोग हैं, वो धोखेबाज लोग हम बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को क्या देंगे? हमारा तो यकीन नहीं है, विश्वास नहीं है कि कुछ देंगे। तो बाबा साहब आम्बेडकर ने गीताचारी को कहा कि आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, आपको मांग करनी चाहिए, और देते हैं नहीं देते हैं ये बात की बात है। जब आप मांग करोगे तो मैं वहां हूं, ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन हूं। तो वो लोग बाबा साहब आम्बेडकर के कहने के अनुसार जो बोल नहीं रहे थे, संविधान सभा में बोलने के लिए खड़े हुए। तो जवाहरलाल नेहरू ने सरदार पटेल को कहा कि देखो कि ये लोग बोलते नहीं थे, मगर ऐसा लगता है कि डॉक्टर आम्बेडकर ने इन लोगों को बोलने के लिए प्रेरित किया होगा, ऐसा लगता है। तो इस तरह से इसको आप देखो, सरदार पटेल ने संविधान सभा में इन लोगों को वादा किया कि बैकवर्ड क्लास के लोगों के साथ आजाद भारत में धोखा नहीं किया जाएगा, वादा किया जाएगा, पूरा किया जाएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ और धोखाधड़ी हुई। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। 340वां आर्टिकल केवल बाबा साहब आम्बेडकर कहते हैं कि केवल बैकवर्ड क्लास के लोगों को वादा किया गया कि स्वतंत्र भारत में जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, वो तो कौन शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, ये स्पष्ट है, मगर बैकवर्ड क्लास कौन है ये स्पष्ट नहीं है। इसलिए इसको आइडेंटिफाई करना होगा। वो आइडेंटिफाई करने के लिए कमीशन बनाया गया। जब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ तो बाबा साहब आम्बेडकर लॉ मिनिस्टर थे। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को लॉ मिनिस्टर के तौर पर बैकवर्ड क्लासेस के लोगों के लिए 1 बार 2 बार 3 बार मामला उठाया। जब ये बात उन्होंने नहीं मानी तो बाबा साहब आम्बेडकर ने लॉ मिनिस्ट्री का इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के लिए 4 कारण थे। पहला कारण कि नेहरू ने बाबा साहब आम्बेडकर को नियोजन मंत्री बनाने का वादा किया था। तो बाबा साहब आम्बेडकर ने सोचा कि नियोजन मंत्री अगर बनाया जाएगा तो भारत को, चूंकि मैं अर्थशास्त्र का डीएससी हूं, तो मैं भारत की सभी समस्याओं को बहुत गहराई से जानता हूं, तो मैं इसके लिए सही नियोजन, सही योजना बना सकता हूं। और इसलिए बाबा साहब आम्बेडकर रुके हुए थे, मगर बाबा साहब आम्बेडकर को नियोजन मंत्री नहीं बनाया गया। उन्होंने ये अपने इस्तीफे में लिखा। दूसरा कारण लिखा कि महिलाओं के लिए हिंदू कोड बिल जो है वो लागू करने से इनकार कर दिया गया। तीसरा जो है कि भारत सरकार की पॉलिसी हमारे देश के आसपास जो देश है उनके साथ अच्छी पॉलिसी नहीं है, इससे हमारे नेबरिंग कंट्री के साथ लड़ाई होती है और वो पैसा जो गरीबी निर्मूलन के लिए खर्चा हो सकता है वो युद्ध पर होता है। इस तरह से चौथा मुद्दा उठाया बैकवर्ड क्लास का कि बैकवर्ड क्लास को केवल मात्र कमीशन बनाने का वादा किया गया और दिया कुछ भी नहीं। तो ये धोखाधड़ी की गई। ये धोखाधड़ी हम लोगों को बाबा साहब आम्बेडकर के डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इस्तीफे में उपलब्ध है, दिखाई देती है। उसके बाद में बाबा साहब आम्बेडकर जब इस्तीफा देते हैं तो पटना में आर्यल चंदापुरी, राम लखन चंदापुरी जी को पता चलता है। ये बैकवर्ड क्लास फेडरेशन के राष्ट्रीय महासचिव थे।
वो दिल्ली आते हैं और बाबा साहब आम्बेडकर से मिलते हैं और कहते हैं कि आप आइए पटना में, हम बिहार में रैली आयोजित करते हैं। तो बाबा साहब ने वहां जाने का वादा किया। ये नेहरू को मालूम हो जाता है, तो नेहरू जी एक आदमी को आर्यल चंदापुरी के पास भेजते हैं। आर्यल चंदापुरी बैकवर्ड क्लासेस के फेडरेशन के महासचिव थे। वो आदमी आर्यल चंदापुरी को कहता है कि चलिए आपको जवाहरलाल जी ने दिल्ली बुलाया है। तो आर्यल चंदापुरी जी उनको कहते हैं कि मैं बैकवर्ड क्लासेस की रैली आयोजित की है, ये रैली होने दीजिए, उसके बाद हम लोग मैं दिल्ली आ जाऊंगा। तो वो आदमी आर्यल चंदापुरी को कहते हैं रैली काहे के लिए कर रहे हो, बड़ा बनने के लिए कर रहे हो ना। अरे ये रैली आयोजित किए बगैर ही नेहरू जी आपको बड़ा बनाना चाहते हैं। मगर जब ये बात आर्यल चंदापुरी जी को मालूम होती है कि ये बैकवर्ड क्लासेस के जागरण को रोकने का षड्यंत्र है, तो वो उस आदमी को कहते हैं कि जाओ, न मैं अब आऊंगा न तब आऊंगा। तो नेहरू जी को जब ये जवाब मिलता है तो नेहरू जी जगजीवन राम को बुलाते हैं, वो जो उनके कैबिनेट में मिनिस्टर है, और जगजीवन राम को कहते हैं कि डॉक्टर आम्बेडकर बिहार जा रहे हैं, तो अनुसूचित जाति के लोग वहां जाएंगे। तो आप अनुसूचित जाति के तरफ से मंत्रिमंडल में हैं, तो आपको हम मंत्रिमंडल में क्यों रखें। तो जगजीवन राम को लगता है कि इससे तो मेरा पत्ता कट जाएगा, इसलिए जगजीवन राम जी बाबा साहब आम्बेडकर के उस रैली में, जो भोला पासवान शास्त्री थे, वो दलित वर्ग संघ के प्रांतीय अध्यक्ष थे, नौजवान थे, और उनको कहते हैं कि बाबा साहब आम्बेडकर जब भाषण करने के लिए खड़े हो जाएंगे तो पत्थरे फेंक कर मार लेना। ये बात भोला पासवान शास्त्री ने खुद बुद्धा कॉलोनी में, जब वो बिहार के कुछ दिन मुख्यमंत्री रहने के बाद जब बूढ़ा हो गए और बुजुर्ग हो गए, तो बाबा साहब आम्बेडकर का जन्मदिन का कार्यक्रम था, वहां बोलने के लिए लोगों ने बुलाया। तो वहां उन्होंने कहा कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूं और कुछ दिन के बाद मर जाऊंगा, तो मरने के पहले मैं एक प्रायश्चित करना चाहता हूं। एक बड़ी बात है, जब मैं नौजवान था, प्रांतीय अध्यक्ष था दलित वर्ग संघ का, तो बाबूजी के कहने पर जब बाबा साहब आम्बेडकर पटना आए थे, बाबा साहब आम्बेडकर ही हमारे मसीहा थे, और जब वो आए थे तो उनको पत्थरे मारने के लिए बाबूजी ने, जगजीवन राम ने हमें कहा था और हमने पत्थरे मारे थे। हमें इस बात का बहुत बड़ा पश्चाताप है कि हमने अपने मसीहा को पत्थरे मारने का काम किया। ये बात बुद्धा कॉलोनी में खुद भोला पासवान शास्त्री ने ये कहा, और आर्यल चंदापुरी भी बुद्धा कॉलोनी में ही निवास करते थे, तो उन्होंने अपने किताब में ये लिख कर रखा हुआ है। ये सारी बातें रिकॉर्डेड बातें हैं। तो इस तरह से साथियों, तो इस तरह से ये धोखाधड़ी करने का काम हुआ। तो जब पत्थरे मारने का मामला आया तो फोटो भी आर्यल चंदापुरी ने मुझे दिखाया। बाबा साहब आम्बेडकर के सामने खड़े होकर के उन्होंने रोकने की कोशिश की, उनको भाषण करने नहीं दिया गया और भाषण ऐसा ही छोड़कर उनको जाना पड़ा। जब बाबा साहब आम्बेडकर भाषण किए बगैर चले गए, तो नेहरू ने यह सोचा कि डॉक्टर आम्बेडकर को इतने आसानी से परास्त नहीं किया जा सकता। वो सारे नॉर्थ इंडिया में घूमकर बैकवर्ड क्लासेस का जो कांग्रेस में आधार है वो खत्म कर सकते हैं, इसलिए खतरा है। इतने में 1952 में चुनाव घोषित हुए, और चुनाव के दौरान बाबा साहब आम्बेडकर ने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का इलेक्शन मैनिफेस्टो घोषित किया। और ये जो इलेक्शन मैनिफेस्टो घोषित किया गया, ये इलेक्शन मैनिफेस्टो में बाबा साहब आम्बेडकर ने बैकवर्ड क्लासेस के लिए, यदि बैकवर्ड क्लास हमारा समर्थन करता है तो हम उनको अधिकार दिलवाने के लिए कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे, आंदोलन करेंगे, ये वादा उधर किया। जब ये चुनाव घोषणा पत्र घोषित हुआ तो नेहरू ने सोचा कि चुनाव घोषणा पत्र में बाबा साहब आम्बेडकर ने
बैकवर्ड क्लास के वादा किया तो इसका श्रेय भविष्य में अंबेडकर को जाएगा, ये नहीं जाना चाहिए। इसलिए बैकवर्ड क्लासेस के जो लोग हैं उनको नेहरू ने वादा किया कि हम लोग कमीशन बनाएंगे बैकवर्ड क्लास को आइडेंटिफाई करने के लिए, और उन्होंने कमीशन घोषित किया और कमीशन का चेयरमैन काका साहब कालेलकर को बनाया। ये काका साहब कालेलकर पूना का ब्राह्मण थे। बाबा साहब आम्बेडकर कहा करते थे कि देश के ब्राह्मण बदमाश होते हैं, पूना के ब्राह्मण महाबदमाश होते हैं। तो कालेलकर को नेहरू ने इस कमीशन का जब चेयरमैन नियुक्त किया और जब चेयरमैन के द्वारा ये रिपोर्ट पब्लिश होने लगा, तो पब्लिश होने के बाद नेहरू ने कालेलकर को सेंट्रल हॉल में बुला डाटा तो उसके बाद कालेलकर ने 31 पेज का लेटर खुद ही कमीशन के विरोध में, जिस पर रिकमेंडेशन किया था 2369 जातियों को ये ओबीसी घोषित किया गया था, तो उसको देने के लिए ये विरोध में ये चिट्ठी कालेलकर ने लिखी। और इस तरह से इसका सहारा लेकर जवाहरलाल नेहरू ने पार्लियामेंट में एक्शन टेकन रिपोर्ट के दौरान कहा कि जिस कमीशन का चेयरमैन कमीशन के रिकमेंडेशन से सहमत ना हो उस पर हम अमल नहीं करेंगे। इस तरह से नेहरू ने, जिसकी संख्या 52% है, उसको संसद में उनके मुद्दों पर चर्चा तक नहीं होने दी। जिस नेहरू को लोग आधुनिक भारत का निर्माता, महान समाजवादी, महान सेकुलर, बच्चों का चाचा कहते रहते हैं, उन्होंने ये धोखाधड़ी करने का काम किया। ये बात बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को पता नहीं है। और बाबा साहब आम्बेडकर के प्रयास के द्वारा इस्तीफे का दबाव और इलेक्शन मैनिफेस्टो का दबाव, इसकी वजह से नेहरू को कमीशन नियुक्त करना पड़ा और परिणामतः ये कमीशन का रिपोर्ट बाद में आया। और आने के बाद 1956 को बाबा साहब आम्बेडकर का मृत्यु हो गया। और वो इस पर जो लड़ाई लड़ सकते थे वो मृत्यु की वजह से लड़ाई नहीं लड़ पाए। 57 को समाजवादी पार्टी की घोषणा राम मनोहर लोहिया ने की, मगर राम मनोहर लोहिया ने नारा लगाया 100 में पाए पिछड़े 60, सोशलिस्टों की पड़ गई गांठ। ये नारा लगाया, मगर राम मनोहर लोहिया ने कालेलकर कमीशन लागू करने के लिए कोई भी आंदोलन नहीं चलाया। अभी कुछ दिन पहले राम अवधेश सिंह जी, जो बैकवर्ड क्लासेस के बहुत बड़े नेता थे, उनका मृत्यु हुआ। बहुत दुखद बात है। वो बहुत लड़ाकू आदमी थे। और उनको मैंने पूछा कि क्या 57 में कालेलकर कमीशन पर अमल करने के लिए लोहिया ने कोई आंदोलन चलाया? तो कहा कि मैं नहीं जानता हूं। यानी इतने बड़े लड़ाकू आदमी होने के बावजूद भी उनके पास कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि लोहिया ने ये किया ही नहीं था। ये हिस्टोरिकल फैक्ट है। ये बात भी नॉर्थ इंडिया के बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को जानने की और समझने की जरूरत है। तो जवाहरलाल नेहरू ने पार्लियामेंट में बैकवर्ड क्लास के कमीशन पर 52% लोगों की समस्याओं पर चर्चा तक नहीं होने दिया। जो प्रीमियर इंस्टीट्यूट है संसद के पटल पर चर्चा तक नहीं होने दिया। तो इस तरह से कचरे के डिब्बे में कालेलकर कमीशन के रिपोर्ट को बैकवर्ड क्लास ओबीसी के कमीशन को उन्होंने वापस भेज दिया, कचरे के डिब्बे में भेज दिया। इंदिरा गांधी ने 77 में इमरजेंसी हटाई, सारे विरोधी पार्टी के लोगों को जेल में डाला था, छोड़ दिया। तो सारे विरोधी पार्टी के नेता डरे हुए थे। सारे नेताओं ने इकट्ठा होकर, सारी विरोधी पार्टी के लोगों ने इकट्ठा होकर एक नई पार्टी बनाई। उस पार्टी का नाम रखा जनता पार्टी। और इस जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर को बनाया गया। और इस तरह से ये जो प्रकाश नारायण का विश्वस्त आदमी थे, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। और 77 का जब चुनाव लड़ने का ऐलान हुआ तो उन्होंने इलेक्शन मैनिफेस्टो बनाया। और इलेक्शन मैनिफेस्टो में
जितनी पार्टियां शामिल हुई उन पार्टियों के बड़े नेताओं ने साइन कर दिया। उसमें कालेलकर कमीशन अगर हमको बहुमत मिला तो लागू करेंगे, ऐसा वादा किया गया। उनको मालूम नहीं था कि वो चुनाव जीत जाएंगे, चुनाव जीत गए। और मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बन गए, गुजरात के ब्राह्मण प्रधानमंत्री बन गए। जब वो प्रधानमंत्री बन गए तो उन्होंने कालेलकर कमीशन को सोचा कि जिसको जवाहरलाल ने लागू नहीं किया, जिसको इंदिरा गांधी ने लागू नहीं किया, तो मैं कैसे लागू करूं। इसलिए जवाहरलाल और इंदिरा का इतिहास ध्यान में रखते हुए मोरारजी ने भी इसको लागू करने से इनकार कर दिया। उन्होंने ये सोचा कि ये जो जनता पार्टी है इसकी सरकार ज्यादा देर तो चलने वाली है नहीं, इसलिए उन्होंने एक चाल चली, उसको लागू करने से इनकार कर दिया। डेलीगेशन गया, राम अवधेश सिंह ने मुझे बताया कि डेलीगेशन गया। हमने उनको पूछा कि आपका साइन है इलेक्शन मैनिफेस्टो में। हमने पार्लियामेंट में भी पूछा कि क्या इलेक्शन मैनिफेस्टो के सारे वादे पूरे किए जाते हैं। ऐसा संसद में मोरारजी देसाई ने बयान दिया। यानी मोरारजी देसाई बहुत ज्यादा अक्खड़ और बहुत ज्यादा एरोगेंट आदमी था। तो इस तरह से उन्होंने जवाब दिया। तो इसके विरोध में राम अवधेश सिंह ने बिहार में बहुत बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया। वो संसद के बाहर चले गए और कहा कि दोबारा जब मंडल लागू होगा उसी के बाद मैं संसद में आऊंगा। और बहुत बड़ा जो गांधी मैदान है उसको पूरा भरने वाला रैली इसके विरोध में खड़ा कर दिया। और आप सुनकर हैरान हो जाओगे, वो जब रैली हो रही थी तो उसका प्रचार करने का काम लालू प्रसाद यादव रिक्शा में बैठकर कर रहे थे। राम अवधेश सिंह इतने बड़े नेता थे, अभी कुछ दिन पहले उनका मृत्यु हो गया है। तो इस तरह से ये महत्वपूर्ण बातें, महत्वपूर्ण जानकारी मैं आप लोगों को दे रहा हूं और बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को ये जानकारी देना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद में विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री हो गए। नहीं, उसके बाद में ये जो उसके बाद में ये सरकार गिर गई 18 महीने में। सरकार गिरने के बाद में 81 में दोबारा इंदिरा गांधी चुनकर आ गई और इंदिरा गांधी दोबारा प्रधानमंत्री हो गई। प्रधानमंत्री होने के बाद मंडल कमीशन को संसद में रखा गया, मगर उन्होंने इसको लागू करने से इनकार कर दिया। अब बैकवर्ड क्लासेस की संसद में संख्या बढ़ गई थी और इस वजह से बैकवर्ड क्लासेस का मामला खड़ा करना जरूरी था, बैकवर्ड क्लासेस का मामला उभारना जरूरी था। और संसद में बार बार ये सवाल उठाया जाता था। इसकी वजह से नॉर्थ इंडिया में बैकवर्ड क्लासेस का आधार कांग्रेस का खिसक रहा था। इसलिए इंदिरा गांधी ने प्लान बनाया कि बैकवर्ड क्लासेस का जो सामाजिक जागरण हो रहा है उसको रोका जाए। रोकने के लिए इंदिरा गांधी ने प्लान बनाया। क्या प्लान बनाया? प्लान बनाया कि यदि हम लोग खालिस्तान वर्सेस हिंदुस्तान, हिंदुस्तान वर्सेस खालिस्तान का मामला खड़ा कर देते हैं तो ये धार्मिक जागरण होगा प्रतिक्रिया में बैकवर्ड क्लासेस में, और बैकवर्ड क्लासेस को लोग धार्मिक जागरण के तहत खालिस्तान के विरोध में हिंदुस्तान का समर्थन करेंगे और इस तरह से हमारा समर्थन बढ़ जाएगा। ये रणनीति बनाई गई सामाजिक जागरण को खत्म करने के लिए, ये प्लान बनाया गया। दूसरी तरफ आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद ने दूसरा अपना कार्यक्रम बनाया। उन्होंने ये सोचा कि यदि हम 52% मंडल कमीशन का, ओबीसी का विरोध करते हैं तो पॉलिटिकल पावर चला जाएगा, और समर्थन करते हैं तो ब्राह्मणों का एग्जीक्यूटिव पावर चला जाएगा, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस का। इसलिए विरोध करना और समर्थन करना खतरनाक है। इसलिए विरोध भी ना किया जाए, समर्थन भी ना किया जाए, तो इसको डाइवर्ट किया जाए। तो इसीलिए आरएसएस विश्व हिंदू परिषद ने मंडल कमीशन के अंदर बैकवर्ड क्लासेस के लोग आंदोलन कर सकते हैं, उस बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को आरएसएस विश्व हिंदू परिषद ने कहा
कि तुम्हारे राम का मंदिर हम अयोध्या में बनाना चाहते हैं, मगर मुसलमान बनने देना नहीं चाहते। तो जरा मुसलमानों का देखो, तो मुसलमानों के विरोध में बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को भड़काने का काम किया। ये हिस्टोरिकल फैक्ट हैं और अडवाणी जी ने अपने किताब में आत्मचरित्र में भी ये बात लिख कर रखी हुई है। तो इस तरह से ये सारी बातें की गई और इसका परिणाम ये हुआ कि बैकवर्ड क्लासेस के लोग जो है, और मीडिया वालों ने भी इस बात को बड़े पैमाने पर उछाला। परिणामतः ये जो सरकार थी, उसके बाद जो सरकार आई थी इंदिरा गांधी 84 में खालिस्तान वर्सेस हिंदुस्तान का नारा देकर इंदिरा गांधी ने स्वर्ण मंदिर पर मिलिट्री का हमला किया, उसमें इंदिरा गांधी मारी गई। इसी तरह से श्रीलंका का विभाजन करने का षड्यंत्र, गुप्त षड्यंत्र काना प्रभाकरण के साथ मिलकर राजीव गांधी ने बनाया। ये बात जब मालूम हुई तो प्रभाकरण का और राजीव गांधी का गुप्त समझौता हुआ और इसके तहत उनको मदद देने का वादा किया गया, मगर ये सीक्रेट योजना विफल हो गई। जब ये सीक्रेट योजना विफल हो गई तो काना प्रभाकरण ने जो काना शिवरासन है उसको भारत भेजा और उसके द्वारा राजीव गांधी की भी हत्या करवा दी गई। दो लोगों की हत्या हुई। बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को अधिकार ना मिले, इसके लिए प्रचार कांग्रेस के लोग करते हैं कि ये हत्या भारत को महान बनाने के लिए, भारत की एकता के लिए ये बात सही नहीं है। ये बात हम लोगों को समझने की जरूरत है। दूसरी तरफ विश्व हिंदू परिषद के द्वारा राम जन्मभूमि का मामला खड़ा किया गया और बैकवर्ड क्लासेस को मुसलमानों के साथ लड़ाया और भिड़ाया गया। परिणामतः ये आंदोलन चल ही रहा था। उसी के दौरान विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री हो गए। इसके बाद में जब वो प्रधानमंत्री हो गए तो संसदीय समिति ने तो देवीलाल को चुना था, मगर देवीलाल ने वीपी सिंह को प्रधानमंत्री माना। तो वीपी सिंह प्रधानमंत्री हो गए। जब वीपी सिंह प्रधानमंत्री हो गए तो उन्होंने देवीलाल के नेतृत्व में मंडल कमीशन लागू करने के लिए मंत्रिमंडल की उपसमिति बनाई और उसका चेयरमैन बनाया। विश्वनाथ प्रताप सिंह का यह दाव था कि जिन जाटों को मंडल में शामिल नहीं किया गया, उन जाटों को शामिल किए बगैर देवीलाल मंडल कमीशन लागू नहीं होने देंगे। लागू नहीं होने देंगे तो बैकवर्ड क्लास के लोग उसके विरोध में हो जाएंगे। अगर लागू करते हैं तो जाट विरोध में हो जाएंगे। ये षड्यंत्रकारी प्लान विश्वनाथ प्रताप सिंह ने बनाया और इस तरह से इस झगड़े की वजह से देवीलाल मंत्रिमंडल से इस्तीफा देकर बाहर हो गए और उन्होंने 9 अगस्त के दिन ये साल अभी मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, शायद 89 हो सकता है। ये इस दिन जो है ये एक रैली आयोजित की। इस रैली में काशीराम जी भी जाने वाले थे। तो अब विश्वनाथ प्रताप सिंह ने सोचा कि अगर ये बहुत बड़ी रैली हो गई तो मेरी सरकार गिर जाएगी। अंदर में बहुत सारे जो बैकवर्ड क्लास के लोग थे वो देवीलाल को अपना नेता मानते थे और जब ऐसा संकट खड़ा हुआ तो इस संकट से निकलने के लिए और बैकवर्ड क्लासेस के एमपी को अपने साथ में रखने के लिए विश्वनाथ प्रताप सिंह ने मंडल कमीशन लागू कर दिया। जब मंडल कमीशन लागू हुआ तो मंडल कमीशन जब लागू हुआ 7 अगस्त को, 9 अगस्त को रैली थी। तो जब विश्वनाथ प्रताप सिंह ने ये मंडल लागू किया तो वो जो रैली थी वो रैली के दबाव की वजह से मंडल कमीशन लागू करना पड़ा। और बाद के समय में काशीराम जी ने कहा कि हम लोग मंडल कमीशन लागू करवाना चाहते थे और इसीलिए देवीलाल के रैली का समर्थन करके वीपी सिंह पर दबाव डालना चाहते थे
इस मजबूरी की वजह से मंडल कमीशन लागू हुआ। अगर मैं समर्थन नहीं देता तो मंडल कमीशन लागू नहीं होता। तो इस तरह से मंडल कमीशन जब लागू हुआ, लागू होने के बाद ब्राह्मणों ने इसे लागू होने के बाद बीजेपी ने, आरएसएस ने, विश्व हिंदू परिषद ने दबाव डालकर विश्वनाथ प्रताप सिंह का समर्थन विड्रॉ कर दिया, क्योंकि बीजेपी के समर्थन से विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री बन गए थे। और इस वजह से जब वो विड्रॉ कर दिया तो विश्वनाथ प्रताप सिंह को इस्तीफा देना पड़ा। तो इस तरह से ये एक बहुत अहम बात है, ये बहुत अहम जानकारी है। और बीजेपी ने, विश्व हिंदू परिषद ने और आरएसएस ने बैकवर्ड क्लास के लोगों के मंडल का विरोध किया और बाद में ये मामला सुप्रीम कोर्ट में ब्राह्मण लोग घसीट कर लेके गए। 90 वकील मुफ्त में मंडल के विरोध में केस लड़ रहे थे। उस समय लालू प्रसाद यादव बिहार में चीफ मिनिस्टर थे और वहां से वो दिल्ली आए और कई कॉन्स्टिट्यूशनल, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर था, वो कोई एक्सपर्ट्स को मिले कि सुप्रीम कोर्ट में ये लड़ाई लड़ी जाए मंडल की, मगर कोई वकील पैसा लेकर भी लड़ने के लिए राजी नहीं था। तो राम जेठमलानी के पास गए। राम जेठमलानी ने कहा कि मैं तो क्रिमिनल लॉयर हूं, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर हूं नहीं, मगर लालू ने कहा कोई लड़ ही नहीं रहा, इसलिए आप ही लड़ो। तो राम जेठमलानी जो क्रिमिनल लॉयर थे वो इस केस को लड़ रहे थे और बाद में 16 नवंबर 92 को सुप्रीम कोर्ट ने क्रीमी लेयर के साथ ये जजमेंट दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने 4 बड़े निर्णय दिए 16 नवंबर 92 को मंडल पर। पहला निर्णय 27%, 52% लोगों को 27% रिजर्वेशन मिलेगा। तो पहला निर्णय भी 52 को 52 ना मिलने का विरोध। दूसरा, ये जो 27% रिजर्वेशन मिलेगा ये भी क्रीमी लेयर लगा के मिलेगा, यानी जिसका 1 लाख रुपया इनकम होगा उसको आरक्षण नहीं मिलेगा। इसका मतलब है जिसका बच्चा महाविद्यालय में पढ़ रहा है और जो आरक्षण लेने लायक होगा उसको आरक्षण नहीं मिलेगा, और जिनका बच्चा बैकवर्ड का आरक्षण लेने लायक नहीं होगा, आर्थिक दृष्टि से कमजोर होगा, महाविद्यालय में नहीं पढ़ेगा, उसको आरक्षण मिलेगा। इस तरह का षड्यंत्र। दूसरा निर्णय भी उनके विरोध में। तीसरा निर्णय ये किया गया कि रिजर्वेशन इन प्रमोशन ओबीसी को नहीं मिलेगा। तीसरा निर्णय में ओबीसी के विरोध में। चौथा निर्णय 3743 जातियों को मान्यता दिए बगैर सुप्रीम कोर्ट ने कहा राज्य सरकारों ने जितने ओबीसी को ओबीसी स्वीकार किया उतने ही ओबीसी को रिजर्वेशन मिलेगा। तो आंकड़ा निर्धारित हुआ 1999, यानी 2369 में से 3743 जाति में से केवल 1999 जातियों को ही ओबीसी सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया और 1745 जातियों को 1744 जातियों को सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी मानने से इनकार कर दिया। ये इतना बड़े फैसले ओबीसी के विरोध में लिए गए। आज इसको अमल होते होते 30 साल का समय हो गया है और 30 साल में मंडल कमीशन का जो अमल है वो कुछ साल पहले 5.4% था। जब मंडल कमीशन का रिपोर्ट आया था तो मंडल कमीशन के रिपोर्ट में ओबीसी का रिप्रेजेंटेशन केवल 3% था और कई सालों के बाद ये 5.4% हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट के सर्विसेज में। और उसके बाद में और कुछ परसेंट हो गया होगा, 7%, 7-8% तक हो गया होगा। ज्यादा नहीं है, ये इतना हो गया होगा, इससे ज्यादा नहीं है। तो इस तरह से क्रीमी लेयर की वजह से ये बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। और जो ब्राह्मणों के सरकार बार बार आते रहे, नरसिंह राव ने
बैकवर्ड क्लास कमीशन लागू 92 को हुआ, 90 को ही उन्होंने प्राइवेटाइजेशन लागू कर दिया। तो प्राइवेटाइजेशन की वजह से ओबीसी के लिए जो नौकरियां देना था वो देने का काम के लिए सरकार में जगह उपलब्ध नहीं होती रही। वीपी सिंह ने एजुकेशन में, प्रोफेशनल एजुकेशन में रिजर्वेशन दिया ही नहीं, उसने भी धोखाधड़ी किया, केवल सरकारी नौकरियों में देने का काम किया, एजुकेशन में नहीं किया, वो भी एक बहुत बड़ा धोखा था। तीसरी बात यह कि उसके बाद नरसिंह राव के बाद में फिर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई, और अटल बिहारी वाजपेयी की जो सरकार आई तो उसके बाद भी इस पर नॉन इंप्लीमेंटेशन किया गया, और उसके बाद ईवीएम आ गया 2004 में, 2009 में कांग्रेस ने इस पर नॉन इंप्लीमेंटेशन किया। 14 और 19 को नरेंद्र मोदी ने 314 बच्चे आईएएस ओबीसी के पास हुए, आईपीएस पास हुए, आईआरएस पास हुए, मगर उस पर अमल करने से इनकार कर दिया। अभी पता चला है कि जो क्रीमी लेयर का क्राइटेरिया इस तरीके से चेंज किया जा रहा है जिससे ओबीसी को बिल्कुल भी कुछ नहीं मिलेगा। इसके बारे में ओबीसी के अंदर जागरण हो रहा है, यह षड्यंत्र किया जा रहा है क्रीमी लेयर का। इस पर लोगों का ध्यान आकर्षित ना हो, इसके लिए बीजेपी और आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने राम मंदिर का झुंझुना ओबीसी को थमाने का कोशिश किया, ताकि ओबीसी का अटेंशन, ओबीसी को जो अधिकार मिले हैं उस पर अमल करने के लिए ना जाए। ये सारा षड्यंत्र हो रहा है, इसके बारे में ओबीसी के लोगों को जगाने की जरूरत है। एक और बात भी मैं कहना चाहता हूं, कांग्रेस को जब भी जितनी बार भी बहुमत मिला, वो अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को जो ज्वाइंट टू लोकटेट लागू हुआ, वो ज्वाइंट टू लोकटेट ओबीसी के लोगों ने अगर बाबा साहब आंबेडकर का समर्थन किया होता तो ज्वाइंट टू लोकटेट नहीं होता। ज्वाइंट टू लोकटेट नहीं होता तो उन लोगों का समर्थन कांग्रेस को नहीं होता। अगर उन लोगों का समर्थन कांग्रेस को नहीं होता तो उनके समर्थन से ब्राह्मण सरकार बनाते रहे, बहुमत हासिल करते रहे, और उसके आधार पर ओबीसी को अधिकारों को वंचित करते रहे। 17 अगस्त 1932 को शेड्यूल कास्ट के लोगों को अधिकार मिला, और 16 नवंबर 92 को ओबीसी को मिला। यानी ओबीसी को ब्राह्मणों की वजह से 60 साल बाद मिला, और वो भी अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे थे। ओबीसी के जो लोग हैं वो तो राम मंदिर के आंदोलन में शामिल थे। इसका सबूत मैं आपको देना चाहता हूं। चौधरी ब्रह्म प्रकाश दिल्ली के एक्स चीफ मिनिस्टर थे, और उन्होंने दिल्ली में एक मोर्चा निकाला था। उस मोर्चा में बहुत बड़ा एक स्लोगन लगाया जा रहा था, एक पत्रकार भी साथ में चल रहा था। स्लोगन ये था कि 90 भाग हमारा है, 90% लोगों का नारा है, 90 लोगों का नारा है, और पिछड़ा वर्ग जो है, पिछड़ा वर्ग 90% है, और 90% की ये मांग है आरक्षण के संबंध में। वो ऐसा नारा दे रहे थे। तो पत्रकार ने चौधरी ब्रह्म प्रकाश को पूछा कि चौधरी साहब, ये नारा जो आप दे रहे थे कि पिछड़े वर्ग के लोग 90% है और 90 भाग हमारा है, ऐसा आप कह रहे हैं, तो ये जो मोर्चा है, इस मोर्चा में तो संख्या में 90 लोग नहीं है। तो चौधरी ब्रह्म प्रकाश ने उस पत्रकार को जवाब दिया और कहा, वो 90 कैसे हो सकते हैं, वो तो राम मंदिर के आंदोलन करने में चले गए हैं। ये इस बात का सबूत था कि राम मंदिर के आंदोलन ने मंडल कमीशन और ओबीसी के आंदोलन को कमजोर किया था। वो अपने हक और अधिकार हासिल करने के बजाय ओबीसी के लोग राम मंदिर के आंदोलन में डाइवर्ट करने में आरएसएस विश्व हिंदू परिषद के लोग कामयाब हो गए थे। इस बात को जानना और समझना बैकवर्ड क्लास के लोगों को आज के स्थिति में भी जो लोग राम मंदिर बना रहे हैं वो क्रीमी लेयर का षड्यंत्र ओबीसी के लोगों को मालूम ना हो, इस पर पर्दा पड़ा रहे और ये षड्यंत्र ओबीसी के साथ किया जा सके, इसके लिए सारी बातें की जा रही है।
जबकि कोरोना वायरस का संकट चल रहा है, इसके बावजूद भी ये हो रहा है। कोरोना का मुकाबला किया जाना चाहिए, फिर भी ये हो रहा है। और बाद में भी मंदिर बनाया जा सकता है, मगर इसी कारण लॉकडाउन के दौरान ये सब किया जा रहा है, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान ये क्रीमी लेयर का मामला तय किया जा रहा है ताकि ओबीसी के साथ बहुत बड़े पैमाने पर षड्यंत्र किया जा सके। मैं ओबीसी के लोगों को इसके बारे में सतर्क रहने के लिए कहता हूं, क्योंकि एक बहुत बड़ी बात यह है, इससे क्या होगा, ओबीसी का ही समर्थन लेकर ब्राह्मण लोग ओबीसी के ही विरोध में प्रतिक्रांति करने में कामयाब हो जाएंगे। अब ब्राह्मणों ने एक ओबीसी को देश का प्रधानमंत्री बनाया और वो ओबीसी की मदद लेकर, प्रधानमंत्री की मदद लेकर ब्राह्मण ओबीसी के ही विरोध में प्रतिक्रांति करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, प्रतिक्रांति करने में कामयाब हो रहे हैं। ये बात हम लोगों को जानने की, समझने की और बैकवर्ड क्लास के लोगों को जानने समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ब्राह्मणों ने जब राम मंदिर का आंदोलन शुरू किया तब उन्होंने सोचा कि अगर बैकवर्ड क्लास के लोगों को डाइवर्ट करना है, तो उन्होंने सोचा कि जो बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं जब आपस में मिलते हैं तो अभिवादन में राम राम करते हैं, आपस में मिलते हैं तो अभिवादन में राम राम करते हैं। तो ये राम राम करने वाले लोगों को, अगर राम राम करने वाले लोगों का राम नाम सत्य करना है तो राम का नाम लेकर ओबीसी का राम नाम सत्य किया जा सकता है। इसको आधार बनाकर उन्होंने ये सारा का सारा षड्यंत्र किया और प्रतिक्रांति करने में कामयाब लगभग हो रहे हैं। इसके विरोध में ओबीसी के लोगों को सारे देश भर में जागरण करने की जरूरत है। ये जागरण करने के लिए इतना लंबा चौड़ा विश्लेषण आप लोगों के सामने सारे हिस्टोरिकल एविडेंस के साथ किया गया, सबूतों के साथ किया गया। आशा है, विश्वास है आप लोग इस बात को गंभीरता से जानकारी लेंगे और इस पर विचार मंथन करेंगे और इस बात को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी होगी। धन्यवाद।